Hello, good afternoon, student. Today we study about medical surgical second pericardial effusion. हमारी हार्ट की यूनिट चल रही थी, जैसे कि आप सभी जानते हैं। 5th यूनिट तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग ग्रुप में और यूट्यूब में कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ओके, तो हम शुरू करते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन के बारे में। यहाँ पे देखिए पेरिकार्डियल इफ्यूजन के बारे में क्या है। Pericardial effusion occur when too much of fluid build up around the heart. Effusion मतलब बहुत सारा फ्लूइड, इफ्यूजन मतलब भर जाना, ठीक है। तो इफ्यूजन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, पेरिकार्डियल, यहाँ पे बहुत सारा फ्लूइड बिल्ड हो जाना, ठीक है। कहाँ पर बिल्ड हो जाना? हार्ट के अराउंड में। बट इफ द पेरिकार्डियम डिजीज इंजर्ड और रेस्टलिंग बाय द इन्फ्लामेशन, अगर ये पेरिकार्डियम की जो डिजीज़ है किसी इन्फ्लामेशन से या किसी क्या बोलते इंजरी से के कारण हो, तो फिर ये पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहलाता है। ये क्या बन जाता है? पेरिकार्डियल इफ्यूजन। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई एक्सीडेंट इंजरी हुई तो हमारी जो इंजरी हुई वो कहाँ लगी हमारे को चोट? हमारे चेस्ट पे। तो चेस्ट पे लगने के कारण वहाँ पे धक्का लगा। धक्का लगने से क्या हुआ? वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगा, फ्लूइड भराने लगा। तो फ्लूइड भराने लगा तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम? पेरिकार्डियल इफ्यूजन। अब पेरिकार्डियल क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ लंग्स होता है, लंग्स के बीच में हार्ट होता है। हार्ट में ये जो आउटर वॉल होती है, आउटर वॉल में अगर वहाँ पे धक्का लगता है तो आउटर वॉल के अराउंड में क्या बन जाता है? क्या भरा जाता है? यहाँ पे फ्लूइड भरा जाता है ना। तो उसी को क्या कहा गया है? पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कॉजेज और रिस्क फैक्टर के बारे में। तो वायरल, बैक्टीरिया, फंगल, पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से ये होता है। इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम ड्यू टू अननोन कॉज, ठीक है। उसके बाद होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम फॉलो बाय द हार्ट सर्जरी, ठीक है। हार्ट अटैक की वजह से भी होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी होता है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट इन द ब्लड ड्यू टू किडनी। फिर आता है अनडायरेक्टिव थायराइड। फिर आता है रेडिएशन थेरेपी फॉर कैंसर इफ द हार्ट वाज विद इन द फील्ड ऑफ रेडिएशन, ठीक है। फिर आता है कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट। फिर आता है ट्रॉमा और पंचर वुड नियर द हार्ट, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या हैं? कॉजेज हैं। कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट का अगर आप बोलो तो ये कैंसर में दिया जाता है। इसमें सब कुछ लिखा गया है, ये सारा कुछ मैंने आपको जितने भी वीडियो शेयर किए हैं उसमें सब कुछ एक एक वर्ड एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसमें से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में, जिसको क्या बोलते हैं हम? जिसका टर्म क्या है? डिसएप्निया, डिसएप्निया। फिर आता है डिस्कम्फर्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है तो डिस्कम्फर्ट तो हो गई है ना। ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी तो डिस्कम्फर्ट तो होगा। तो जब यहाँ पे ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी तो डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो उस वाली चीज़ को, जब ज़्यादातर ये कब हो रही है डिफिकल्टी? जब जो पेशेंट है वो लेट रहा है, लेटने पे उसको ये ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी। अब ये ब्रीदिंग डिफिकल्टी अकर कैसे हो रही है, मतलब हो कैसे रही है? तो ये ब्रीदिंग डिफिकल्टी इस वजह से हो रही है क्योंकि जैसे सपोज यहाँ हार्ट है, हार्ट की पेरिकार्डियम लेयर जो होती है वहाँ पे फ्लूइड भरा है। अब जब फ्लूइड भरेगा तो जब हम ऐसे सोएंगे, सपोज हमारे बॉडी में पानी है तो वो ऊपर की तरफ आएगा, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करने की कोशिश करेगा। तो उस वजह से वो लंग्स को अटैच होता है ना। तो अटैच होने के कारण वहाँ पे इफेक्ट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है एल्वेलाई क्या होंगे? प्रॉपर वे में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, फ्लूइड के होने की वजह से। इस वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑर्थोपनिया होगा। तो सोने में उसको दिक्कत होगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, है ना। तो उसको क्या, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ऑर्थोपनिया, ठीक है। फिर बात करते हैं चेस्ट पेन की। यूजुअली बिहाइंड द बेड ब्रेस्ट बोन,
ब्रेस्ट बोन कहाँ होती है हमारी, जहाँ पे हमारा जो ये ब्रेस्ट साइड होता है ना, अब आपका एक्सिलरी पोर्शन होता है, यहाँ की जो बोन होती है, ठीक है, ब्रेस्ट बोन, यहाँ पे क्लैविकल के नीचे वाली जितनी रिब्स की बोन होती है, दैट इज कॉल्ड ब्रेस्ट बोन, ठीक है। तो वो ब्रेस्ट बोन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, लेफ्ट साइड, चेस्ट के लेफ्ट साइड में होगा, वहाँ पे वर्स ब्रीथ फील होगी, मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। फिर आता है फील्स बेटर वाइल सिटिंग, जब आप बैठ जाओगे आप वो ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब फाउलर पोजीशन में भी बैठे रहोगे, तो आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी वहाँ पर नहीं होगी, पर सोने में आपको होगी, रेदर देन लाइनिंग डाउन। फिर आता है कफ होगा, फिर लो ग्रेड फीवर होगा, फिर रैपिड हार्ट रेट होगी, है ना, हार्ट रेट जो क्या होगी, इंक्रीज हुई होगी। फिर आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का मतलब होता है मेडिकल एग्जाम। मेडिकल एग्जाम में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का एक्चुअल मतलब है कि हम क्या क्या डायग्नोस कर रहे हैं, ठीक है। डायग्नोस में मतलब आप क्या क्या उसको, आपने देखा कि उसको ये बीमारी है, तो बीमारी होने के बाद क्या क्या चीज़ें आएगी वहाँ पे, हम कौन कौन सा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम उस बीमारी को डिटेक्ट कैसे करें, ठीक है। तो उसमें हमारा डायग्नोसिस में क्या आ जाएगा, सारे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स आ जाएंगे, सारे लैब टेस्ट आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे क्या है, मेडिकल एग्जाम। तो मेडिकल एग्जाम मतलब मेडिकली एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा पर्टिकुलर पेशेंट को, मतलब या चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, है ना, और उसकी हार्ट बीट सुनेगा स्टेथोस्कोप से, ठीक है। और पेरिकार्डियम अगर इन्फ्लाम्ड है तो डॉक्टर को हाई पिच्ड सॉन्ग, जो साउंड है वो सुनाई देगा। हाई पिच्ड मतलब ऊंची आवाज़ सुनाई देगी हार्ट की, ठीक है, तेज़ आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। और स्क्रैची सा साउंड आएगा, स्क्रैची सा मतलब जैसे कुछ घिसते हैं ना, तो जैसे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं तो कैसे अजीब सी आवाज़ आती है, वैसा फ्रिक्शन रब आवाज़ आएगी, क्योंकि पानी वहाँ पे ब्लड ऐसे पंप कर रहा है, तो वो पेरिकार्डियम लेयर है वो भी हिल रही है ना, जो आउटर लेयर होती है, तो फ्रिक्शन वाली जैसे घर्षण हो रहा है वहाँ पे, वैसी आवाज़ आएगी, ठीक है। उसके बाद फ्लूइड एक्यूमुलेट है कहाँ पर, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेट है, तो हार्ट बीट में भी साउंड डिस्टेंट आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसको हम ईसीजी भी बोलते हैं, सॉरी इकोकार्डियोग्राम। और फिर आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। इकोकार्डियोग्राम क्रिएट करता है रियल टाइम और इमेज, कब आपकी हार्ट बीट बन रही है, रिदमिक पैटर्न शो करता है हमारा इकोकार्डियोग्राम। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हम आपका ईसीजी डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में आपका इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट शो होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे अदर इमेजिंग टेक्नोलॉजीज, जिसमें क्या क्या आ जाता है आपका, सीटी स्कैन, एमआरआई, है ना, और भी पेरिकार्डियल इफ्यूजन के लिए जो भी उसकी इमेज देखने के लिए यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें आपकी इमेजिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर आती है, ओके। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट की। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैनेजमेंट के बारे में क्या है। पहले तो आप मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट के मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है, एक होता है मेडिकल, दूसरा होता है सर्जिकल, तीसरा होता है नर्सिंग, ठीक है। तो फर्स्ट जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकेशन दैट रिड्यूस इन्फ्लामेशन, डॉक्टर में प्रिस्क्राइब वन ऑफ द फॉलोइंग टू ट्रीट द इन्फ्लामेशन। कैसा है, डॉक्टर एडवाइस कर रहा है इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। फिर पेरिकार्डियम और कंट्रीब्यूटिंग पेरिकार्डियल इफ्यूजन को ट्रीट करने के लिए आपको ये जो NSAID का मतलब होता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है। एंड ये जो आपको दिख रहा है ना, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है
नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो वो देंगे क्योंकि इन्फ्लामेशन है ना। पेरिकार्डियम की लेयर में क्या है, इन्फ्लामेशन है और वहाँ पे फ्लूइड भी भरा गया है। क्योंकि देखो कोई भी जगह, कोई भी जैसे कुछ भी हो, अगर आप वहाँ पे ज़बरदस्ती का कुछ भी ठूसोगे, आपका पेट में भी ज़्यादा आप खाना ठूसोगे तो क्या होगा, वहाँ पे पेट में भी अगर खाना ठूसते हो तो पेट फूल जाता है ना। तो वैसे ही आपकी जो जितनी भी लेयर है वहाँ पे अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा, फ्लूइड ज़्यादा बढ़ेगा, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन होगा ही होगा, राइट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे आगे, ड्रेन द फ्लूइड को ड्रेन करने की। कैसे करेंगे, पेरिकार्ड जो कैथेटर होता है, एक प्रोसीजर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियोसेंटेसिस। पेरिकार्डियोसेंटेसिस, ये जो वर्ड है सेंटेसिस, ये आपने कई बार सुना होगा पहले भी। एमनियोसेंटेसिस में भी, जैसे एमनियोसेंटेसिस है, एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक फ्लूइड को चेक करते हैं, ठीक है। हम उसमें जेनेटिक और जीन्स को पता करने के लिए यूज किया जाता है जब बच्चा मदर के वूम में होता है, तो एमनियोसेंटेसिस एक टेस्ट होता है। वैसे एक पेरिकार्डियोसेंटेसिस एक टेस्ट है, ठीक है, एक प्रोसीजर है जिसमें हम फ्लूइड को ड्रेन करेंगे, उसका फ्लूइड का जो नेचर है वो डिटेक्ट करने के लिए, राइट। ठीक है, नेक्स्ट ये जो देखो, ये पेरिकार्डियोसेंटेसिस जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर अगर यहाँ पे देखा जाए तो उसके बाद है ना सर्जरी की बात हो रही है, तो यहाँ पे पहले हमने मेडिकेशन की बात करी, अब सर्जरी की बात करी। तो यहाँ पे हो रहा है ओपन हार्ट सर्जरी। क्या हो रही है यहाँ पे, ओपन हार्ट सर्जरी के बारे में बात हो रही है। ओपन हार्ट सर्जरी क्या होता है, अगर ब्लीडिंग हो रही है पेरिकार्डियम में, स्पेशली रीसेंट हार्ट सर्जरी की वजह से, तो ये एक कॉम्प्लिकेशन फैक्टर है। अब रीसेंट हार्ट सर्जरी क्या हुई, सपोज उसको कोई स्टेनोसिस या कोई भी ऐसी सर्जरी हुई पर्टिकुलर हार्ट डिजीज से रिलेटेड, अब उसकी वजह से पेरिकार्डियम की जो लेयर है ना, उसमें फ्लूइड आ गया, तो दिक्कत वाली बात है। मतलब अगर उसकी वजह से वो ब्लीडिंग पेरिकार्डियम की जो वॉल है वहाँ पर आ गई और वहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया, तो वो फ्लूइड आ गया, है ना, तो उसकी वजह से हो सकता है तो ओपन हार्ट सर्जरी करने की नीड होती है। मतलब समझ में नहीं आ रहा पायल, देखो ऐसा, ये सपोज ये हार्ट है, ठीक है, अब सपोज ये इसकी आउटर लेयर है यहाँ पे, अब हार्ट की यहाँ वॉल में सर्जरी हुई है, ठीक है, अब ये वॉल में सर्जरी हुई है तो हो सकता है ये सर्जरी की वजह से ब्लीड कर गया, ठीक है, ब्लीड करके वो जो ब्लीडिंग है वो यहाँ भरा गई, है ना, अब ये फ्लूइड यहाँ भरा गया, तो उसकी वजह से इसके लिए हम यहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम रिसेंट सर्जरी करके, मतलब अभी कुछ दिन ही हुए हैं फिर से सर्जरी करें, तो दिक्कत वाली बात है ना, हार्ट तो पंप करते रहना चाहिए ना, तो ये बात है। फिर बात करते हैं यहाँ पे, सील द लेयर टुगेदर। जितनी भी जो भी लेयर है पेरिकार्डियम की, जो दो आउटर की लेयर है ना, अगर यहाँ पे फ्लूइड भरा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों लेयर को क्या कर दें, मर्ज कर दें, सील कर दें, पैक कर दें, है ना, ताकि यहाँ पे फ्लूइड ना भराए। समझ में आया, एक सर्जरी ये भी कर सकते हैं। फिर या तो ये कर सकते हैं रिमूव ऑफ दी पेरिकार्डियम, है ना, पेरिकार्डियम लेयर को ही निकाल दी, जिसको हम पेरिकार्डियोटॉमी बोल सकते हैं। क्लियर, ठीक है, तो ये था इसका मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट यहीं तक नहीं होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट है। मैंने आप लोगों को बताया है केयर प्लान कैसे बनाना है, पैथोफिजियोलॉजी कैसे बनाना है, तो आप लोग ये चीज़ बनाइए, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में अगर सर्जरी हुई है तो प्री और पोस्ट ऑपरेटिव दोनों ही मिलेगा, ठीक है, और नहीं हुई है तो आपको सर्जरी नहीं हुई तो मेडिकेशन रिलेटेड, मतलब उसके जो सिम्टम्स रिलेटेड उसका केयर प्लान बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियक टैम्पोनेट के बारे में। कार्डियक टैम्पोनेट के बारे में
ठीक है, आगे का हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है कार्डियक टेम्पोनेट। तो अब यहाँ पे देखिए कार्डियक टेम्पोनेट क्या होता है। कार्डियक टेम्पोनेट इज ऑल्सो नोन एज पेरिकार्डियल टेम्पोनेट, है ना। इमरजेंसी कंडीशन है ये, जिसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, इसमें भी पेरिकार्डियम में हो जाता है। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो डायग्राम शो किया गया है, ये देखिए फ्लूइड का एक्यूमुलेशन बता रहा है पेरिकार्डियम की लेयर में, है ना। और कैसे ये जो ब्लू कलर का है मैं आपको बताती हूँ। ब्लू कलर का जो है इसमें रुको मैं दूसरा कलर, ये जो ब्लू कलर का जो पेरिकार्डियम की जो लेयर है ना, यहाँ पर इसमें जो ये ब्लू कलर का ये फ्लूइड है, ठीक है, ये हार्ट है, ये पूरा जो है आपका हार्ट है, ठीक है, ये पूरा हार्ट है। और इसकी जो आउटर की जो लेयर है यहाँ पर ब्लू कलर का जो दिख रहा है ना आपको, ब्लू कलर का है, ये है पेरिकार्डियम के लेयर में, ये पेरिकार्डियम में फ्लूइड का भरा जाना, ठीक है। तो यही है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, कार्डियक टेम्पोनेट कंप्रेस द हार्ट दैट अकर द ब्लड फ्लूइड builds and space between the myocardium and the pericardium। अब ये क्या कर रहा है, हार्ट को कंप्रेस कर दे रहा है, कंप्रेस मतलब दबा दे रहा है, ठीक है। और जो मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम के बीच की जो लेयर है ना, उसमें क्या हो रहा है, वहाँ पे फ्लूइड का भरने की जगह बना दे रहा है। समझ में आया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ द फ्लूइड इज सिग्निफिकेंटली एलिवेट टू द प्रेशर ऑन द हार्ट, इट विल प्रिवेंट द हार्ट टू वेंट्रिकल्स दैट फिलिंग प्रॉपरली। अब क्या होता है, हमारा जो हार्ट है पंप करता है, ठीक है, अपने आप को कंप्रेस करेगा, ठीक है, और वापस से रिलैक्स होगा, है ना, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस करता है। पर अगर वेंट्रिकल्स के डाउनवर्ड साइड में मतलब जहाँ पेरिकार्डियम की लेयर है, ये जो पेरिकार्डियम की लेयर है ये वेंट्रिकल्स हो गए, है ना, ये जो पेरिकार्डियम की लेयर है ये, और ये हो गए वेंट्रिकल्स, तो ये डाउनवर्ड साइड में। अब ये हार्ट जब पंप करेगा, तो ये जब पंप करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पंप करने के बाद ये वेंट्रिकल्स प्रॉपर अपनी जगह फिल नहीं कर पाएंगे, है ना, अच्छे से रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। तो हाँ, जो ब्लड है वो कैसे पंप होगा, वो तो पंप नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो उसी की वजह से यहाँ पे वेंट्रिकल्स फिल प्रॉपर नहीं हो पाएंगे, जो इसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम होने के चांसेस हो सकते हैं। देन इट लीड्स टू लो स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। फिर जो एंड रिजल्ट है उसमें इनसफिशिएंसी आएगी हार्ट के पंपिंग में इनइफेक्टिवनेस ऑफ ब्लड, और इसके वजह से शॉक हो सकता है या फिर डेथ हो सकती है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं सप्लाई हो रहा है, ब्रेन में पहुंचा नहीं पाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रोसेस नहीं हो रही। और वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रोसेस क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि पेरिकार्डियम लेयर में फ्लूइड भरा है। पेरिकार्डियम लेयर आपको मैंने दिखाया है डायग्राम में, तो वो नीचे की तरफ है, तो वहाँ वेंट्रिकल अगर फ्लूइड भरा रहेगा तो वेंट्रिकल्स कैसे वहाँ पे अपना पूरा जो रिफ्लेक्स है वो कैसे शो कर पाएंगे, रिलैक्स ही नहीं हो पाएंगे, है ना, कॉन्ट्रैक्ट तो वो हो जा रहे हैं, फिर वापस अपनी पोजीशन पे कैसे आएंगे। तो इस वजह से ये सारी कंडीशन हो सकती है। अब बात करते हैं इसके कॉजेज और इसके रिस्क फैक्टर के बारे में। तो इसका कॉजेज क्या है, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होना, कहाँ पर, पेरिकार्डियम में। दूसरा कॉज क्या है इसका, आइडियोपैथिक पेरिकार्डाइटिस। क्या हो रहा है यहाँ पे, आइडियोपैथिक पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। फिर होता है यहाँ पे HIV इन्फेक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पे, HIV इन्फेक्शन हो रहा है। फिर आता है यहाँ पे ट्रॉमा एंड वुंड टू द हार्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रॉमा हो जाए या वुंड हो जाए हार्ट में,
वो उसकी वजह से। फिर आता है एंड स्टेज ऑफ लंग्स कैंसर, एंड स्टेज ऑफ लंग्स कैंसर, ठीक है। जो लंग्स कैंसर की एंड स्टेज होती है, एंड मतलब एकदम गई वाली स्टेज, उसमें उसके बाद यहाँ पे किडनी फेलियर हो रहा है, कार्डियोवास्कुलर सर्जरी हो रही है, ठीक है, ड्रग्स का अगर ज़्यादा डोज हो जाए उसमें, ठीक है। फिर रिसेंट इन्वेसिव हार्ट प्रोसीजर हो रहे हैं, फिर कनेक्टिव हार्ट टिश्यू डिजीज हो रही है, फिर कॉम्प्लिकेशन सर्जरी हो रही है। तो ये सारा कुछ कॉजेज और रिस्क फैक्टर में आता है, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो पैथोफिजियोलॉजी में मैं आपको एकदम सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शो करती हूँ। इसमें क्या है देखो, बहुत ही सिंपल है। पहले क्या हो रहा है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है पेरिकार्डियम में, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो रहा है, इसके कारण से डिक्रीज हो रहा है स्ट्रोक वॉल्यूम। उसके वजह से क्या हो रहा है ना, कंपनसेंट्री रेज इन राइट एट्रियम प्रेशर। अब इसकी वजह से प्रेशर कहाँ पड़ रहा है, राइट एट्रियम में, ठीक है। क्योंकि राइट एट्रियम अगर वेंट्रिकल भरा हुआ रहेगा और वो प्रॉपर तरीके से इजेक्ट नहीं कर पाएगा, सपोज कि ये जो है यहाँ पे है ना, ये है राइट, ठीक है, ये है लेफ्ट, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये जो हार्ट है इसमें क्या हो रहा है, राइट एट्रियम में ब्लड आता है, ठीक है। कौन लेके आता है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है। अब ये जो ब्लड यहाँ पे लाएगा, जब यहाँ पे अगर हार्ट की लेयर में पानी ऐसे फ्लूइड भरा हुआ है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब तक तो ठीक है, लेकिन जब ये रिलैक्स होगा तब ये अपनी जगह पे वापस नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, यहाँ फ्लूइड भरा है। अब ये जो टेंशन है ये किस पे पड़ेगा, राइट एट्रियम पे पड़ेगा, है ना। क्यों पड़ेगा, क्योंकि वेंट्रिकल्स अपना ब्लड प्रॉपरली पंप नहीं कर रहे। क्योंकि राइट वेंट्रिकल अगर पंप करता तो ये ब्लड कहाँ जाता, लंग्स से होके लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल्स तो काम ही नहीं कर पा रहे ना, तो ब्लड इजेक्ट होगा नहीं। तो फिर इसीलिए ये प्रेशर कहाँ पड़ेगा, प्रेशर कहाँ आ रहा है, राइट एट्रियम में। समझ में आया, तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके वजह से क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ द राइट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक फिलिंग। फिर आता है सेप्टल शिफ्ट हो जाएंगे, जिसमें कि वेंट्रिकल से प्रॉपरली फिलिंग नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण हाइपोटेंशन होगा। हाइपोटेंशन की वजह से सिस्टमिक एसिडोसिस होने के चांसेस है, जिसमें मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होने के कंडीशन बन जाएगी, और हमारा कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में बनानी पड़ेगी। ये कभी कभी अलग से पूछ लेता है। अगर आपको डिजीज की कंडीशन पता है कि किसकी वजह से क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो आप पैथोफिजियोलॉजी आराम से बना सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ठीक है, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग हो रही है, एंजाइटी हो रही है, पल्मोनरी एडीमा हो रहा है, फेंटिंग हो रहा है, लाइट हेडनेस हो रही है। लाइट हेडनेस मतलब ऐसे चक्कर आना, कुछ समझ में नहीं आता ना, वैसा। फेंटिंग मतलब भी वही चक्कर आना। पेल हो रहा है, ग्रे और ब्लूइश स्किन कलर हो रहा है, ठीक है। क्यों होगा, यहाँ पे साइनोसिस के भी चांसेस हो सकते हैं। क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्लड का वो नहीं है। आप देखो, अगर आपको कोई किसी चीज़ की ज़ोर से मार पड़ जाए, या ये हाथ में या पैर में या कहीं पे भी, तो उस जगह की सेल रप्चर हो जाती है, सेल में नेक्रोसिस हो जाता है। तो वहाँ पे कलर कैसा हो जाता है, ग्रे कलर पहले होता है, फिर ब्लू कलर होता है, फिर रेड कलर, फिर ग्रीन कलर, फिर येलो कलर होता है ना। तो ये चोट के लगने के निशान होता है ना। क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ब्लड का सप्लाई नहीं हो रहा होता है,
तो ब्लड का सप्लाई नहीं होगा तो वहाँ के सेल तो मर गए हैं, तो वो अपना ऐसे इस तरीके से शो करेंगे, तो वैसे ही स्किन कलर होगा। फिर अगर पैल्पिटेशन करेंगे तो पैल्पिटेशन में फील होगा, पैल्पिटेशन मतलब छू के देखना, टटोल के देखना। फिर रैपिड ब्रीदिंग होगी, ब्लड प्रेशर में फॉल, क्योंकि बार बार पंप कोशिश करेगा, मतलब हार्ट कोशिश करेगा पंप करने की, तो वो पंप नहीं हो पा रहा है, समझ में आया। फिर रेट, हार्ट रेट में भी ओवर 100, मतलब टैकीकार्डिया की स्टेट होगी, क्योंकि अबव 100 होता है तो टैकीकार्डिया की स्टेट होती है, ठीक है। एडिशनल सिम्टम्स क्या क्या होंगे यहाँ पे, डिजिंग होगा, ड्राउजीनेस होगी, थका थका लगेगा और आलसी जैसा लगेगा, लो ब्लड प्रेशर रहेगा, वीक एब्सेंट पल्स रहेगी, पल्स क्योंकि जल्दी से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आप देखिए, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में टेम्पोनेंट में क्या क्या ज़रूरी है, डायग्नोस्टिक किया है, रेडियोग्राफिकली रिप्रेजेंट है, इकोकार्डियोग्राफी रिप्रेजेंट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट रिप्रेजेंट है, डेमोन्स्ट्रेट किया है, पेरिकार्डियम का इनलार्जमेंट और कोलैप्स देख रहे हैं, चेस्ट एक्सरे हो रहा है, सीटी हो रहा है ना, कंप्यूटर टोमोग्राफी किसका, हार्ट का, है ना, एमआरआई हो रहा है, एंजियोग्राफी हो रही है ना, कॉरोनरी एंजियोग्राफी हो रही है, तो ये सब इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, कार्डियक टेम्पोनेंट इज अ इमरजेंसी कंडीशन जिसमें कि हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायरमेंट ही होता है, इट्स वेरी नेसेसरी। ट्रीटमेंट यूजुअली इन्वॉल्व अ प्रोसीजर टू ड्रेन फ्लूइड, ये ट्रीटमेंट पेरिकार्डियोसेंटेसिस, इसके पहले वाले डिजीज में भी मैंने बताया था, कार्डियोसेंटेसिस की प्रॉब्लम यहाँ पे कंडीशन बन रही है, और कट एंड रिमूव पार्ट ऑफ द पेरिकार्डियम, अभी यहाँ पे कट और रिमूव पार्ट कर देंगे, अब किसका, पेरिकार्डियम का, सर्जरी प्रोसेस हो जाएगी, पेरिकार्डियम को रिमूव कर, ठीक है, सर्जिकल प्रोसीजर में आ जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद फ्लूइड जो है उसको मेंटेन करेंगे, नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेंटेन करेंगे, पेरिकार्डियोसेंटेसिस कर रहे हैं तो मेडिकेशन देंगे जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करे, जो कि पेशेंट को सस्टेनेबिलिटी में लेकर आए, मतलब वो नॉर्मल हो जाए, क्योंकि हाइपोटेंशन हो रहा था, हमने पढ़ा था इसकी पैथोफिजियोलॉजी में, तो हाइपरटेंशन में मतलब हाइपर तो नहीं पर ब्लड वो पंप करेगा तो प्रॉपर सप्लाई कहीं तक तो जाए, नहीं तो नेक्रोसिस होने के चांसेस हैं, ठीक है। फिर पेरिकार्डियो डाइसिस, इसमें क्या हो रहा है, रिकरेंट पेरिकार्डियल इफ्यूजन और टेम्पोनेंट होने की वजह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड और टेट्रासाइक्लिन और एंटीनोप्लास्टिक ड्रग्स देंगे, जो कि इंट्रा पेरिकार्डियल कैथेटर और पेरिकार्डियल स्पेस में डालकर उसका फ्लूइड को क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर मैनेजमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट आपको इसमें खुद ही बनाना है। अगर आप चाहते हो कि इसमें एक अलग से वीडियो बनाकर डालूँ मैं ये नर्सिंग मैनेजमेंट की या नर्सिंग उसकी कार्डियो की, तो आप उस पर कमेंट करो, ठीक है, और जो भी डाउट है मुझे बताओ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।